क्या होगा जब पूरी पृथ्वी पर एक ऐसी आपदा फैल गई जिसने 99% से ज्यादा लोगों को एक झटके में साफ कर दिया। ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि बचे हुए लोगों में एक भी औरत जीवित नहीं बची। यानी कि जो थोड़े बहुत लोग अभी इस पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में सरवाइव भी कर रहे हैं, बिना औरतों के आबादी न बढ़ा पाने से वे पृथ्वी की आखिरी इंसानी पीढ़ी बचे हैं। अब धीरे धीरे पृथ्वी को तबाह हुए 20 साल से ज्यादा बीत गए। इस मौजूदा समय में कोई देश, कोई सीमाएं, कोई नियम कानून नहीं बचे। सोसाइटी तो बहुत पहले ढह चुकी थी। तो अब तक जो कोई भी लोग जीवित बचे हैं वे अब जंगलों और बर्बाद हो चुके शहरों में घूम घूम कर खाना पानी ढूंढने को मजबूर हैं। लकीली अब आबादी ही इतनी कम रह गई कि सब कुछ खाली खाली सा लगता है, तो लोग कहीं भी जाकर किसी भी घर में रह सकते हैं। अब उन्हें खतरा किसी और जानवर से नहीं बल्कि बचे हुए दूसरे इंसानों से है, जो कि खाने पानी तक के लिए एक दूसरे को ही मार डालते हैं। इसलिए हर कोई कोशिश करता कि अगर उसके पास कोई भी काम की चीज हो तो वो बाकी इंसानों से दूर ही रहे, वरना तो कोई सिर्फ खाने तक के लिए दूसरों को मारने से पीछे नहीं हटता। नियम कानून और समाज तो वैसे ही नहीं बचा, तो किसी को कुछ भी करने से कौन ही रोकेगा। अब यहाँ से हमें ऐसे ही दो सर्वाइवर्स, मैक्स और उसका बच्चा रैग दिखाया जाता है। दरअसल ऐसे समय में जब पृथ्वी से लड़कियों और औरतों को विलुप्त हुए लगभग 2 दशक बीत चुके हैं, तो मैक्स के पास उसकी बेटी अभी तक जीवित है। असल में मैक्स की पत्नी उस बीमारी से बहुत ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर गई थी, और जब उसकी मौत भी हुई तो उसे मैक्स की बेटी पैदा हुई। यानी कि शायद से रैग अब क्या पता इस मौजूदा दुनिया की आखिरी लड़की बची हो। हालांकि मैक्स को पता था कि अब की दुनिया में लोग जानवर बन चुके हैं। अगर किसी को भी पता लगा कि रैग एक लड़की है तो वे पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, इसलिए वो उसे हमेशा एक लड़के के जैसे बाल काटकर और कपड़ों में ढककर रखता है, ताकि किसी को पता न चले कि वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। दोनों बाप बेटी इस पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में खाने और सप्लाईज के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। आज भी जब दोनों जंगल में एक टेंट लगाकर सो ही रहे थे तो मैक्स ने रैग से कहा कि उसे बस उसकी सेफ्टी की चिंता है, इसलिए वो अपनी बेटी को खुश और सेफ बचपन देने के लिए पिछले कई महीनों से ऐसी जगह की तलाश में है जहाँ से उन्हें खाना और पानी लगातार मिलता रहे और वहाँ बाकी के लोग न पहुँच सके। अब अगले दिन जब दोनों जंगल में ही नदी किनारे खाने के लिए मछलियाँ पकड़ रहे थे कि तभी मैक्स ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनके टेंट में झांक रहा है। मैक्स जल्दी से रैग को छुपने का कहकर उस आदमी से पूछने लगा कि वो आम शहरों से इतना दूर जंगलों में क्यों आया है। अब उस आदमी ने कहा कि सारे मेन शहरों में भी अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए उस जैसे ज्यादातर लोग अब जंगलों की ओर ही निकल रहे हैं ताकि यहाँ से वे जानवरों का शिकार कर सकें। तभी रैग भी बाहर निकल आई, ये सोचकर कि ये तो एक बूढ़ा आदमी है। मैक्स अब उस बूढ़े आदमी को जाने को कहता है और फिर वो रैग पर बहुत गुस्सा हुआ कि आज के समय में कोई बेचारा नहीं, तो उन्हें तो बस अपने बारे में सोचना है। अब क्योंकि उस आदमी ने उनका टेंट देख लिया था तो मैक्स ने फैसला किया कि वे यहाँ और नहीं रुक सकते, क्या पता वो रात को उन पर अटैक करने आ जाए। वैसे भी उसने कुछ दिन पहले थोड़ी ही दूर एक खाली घर देखा था। दोनों अब जल्दी से अपने 2 बैग उठाकर जिसमें कि खाने और जरूरत की चीजें हैं वे उनके साथ उसी घर में चले गए। उन्हें यकीन था कि ये घर जंगल के बहुत अंदर है, तो शहर से दूसरे लोग यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। हालांकि दोनों जहाँ भी रुकते वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वे भागने का प्लान पहले से तैयार रखते हैं। दोनों ने इस बार भी घर के पीछे जाकर 2 खाने पीने की सप्लाई से भरे हुए बैग छिपा दिए। फिर मैक्स घर के पीछे से एक सेफ्टी एग्जिट बना देता है ताकि वे घर के अलग अलग हिस्सों से बाहर निकल सकें। मैक्स का अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो कैसे भी करके अपनी बेटी को सेफ रखे, इसलिए ही वो अब रैग को लड़ना और ट्रैप बिछाना सिखा रहा है। अगले ही दिन मैक्स और रैग दोनों पास के टाउन में जाकर कुछ काम की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक लेने गए। हालांकि इस बार एक वर्कर ने रैग को देखकर कहा कि वो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक उसकी दाढ़ी नहीं आई। मैक्स भी समझ गया कि अब चूंकि रैग की उम्र बढ़ रही है तो उसकी फिजिकल शेप लड़कों से अलग दिखने लगी, यानी कि वो और ज्यादा दिन तक रैग को कपड़ों में ढककर दुनिया से छुपा नहीं पाएगा। दोनों यहाँ मछलियों और फलों के बदले में दवाइयाँ लेकर पास की एक लाइब्रेरी में गए, जो कि बहुत साल पहले ही नष्ट हो चुकी थी। दरअसल अब के समय में जब लोग सिर्फ खाने के लिए भटक रहे हैं तो किताबें भला कौन ही पढ़ेगा। सो मैक्स और रैग अब वहाँ से कुछ काम की सर्वाइवल वाली किताबें लेकर वापिस से अपने जंगल वाले घर में लौटने लगते हैं। मैक्स ने रास्ते में कहा कि अगली बार से टाउन से जो कुछ भी लाना हो वो खुद अकेला ही आएगा। लोगों को अब रैग पर शक होने लगा है। वैसे भी इस उम्र में आकर रैग के शरीर में ऐसे बदलाव और ज्यादा होंगे जो उसे लड़कों से बहुत अलग बना देंगे। अब घर पर आकर रैग पूछती भी है कि उसकी माँ कैसी दिखती थी, क्योंकि उसकी माँ इस आपदा के फैलने के 4 साल बाद ही मारी गई। तो रैग ने तो हमेशा अपने पूरे जीवन में सिर्फ मर्दों को ही देखा था। अब मैक्स ने बताया कि वो बड़ी होकर खुद को देख समझ जाएगी कि औरतें कितनी स्पेशल होती हैं। आज बिना औरतों की आबादी न बढ़ने से इंसान ही विलुप्त होने जा रहे हैं। लेकिन अब जब उन्हें यहाँ रहते हुए कुछ हफ्ते बीते ही थे कि एक दिन मैक्स को बाहर से रैग की विसल सुनाई दी। ये विसल उसे मैक्स ने ही सिखाई थी और इसका इस्तेमाल वे ये मैसेज देने के लिए करते हैं कि बाहर से कोई
दूसरा आदमी उन्हीं की ओर आ रहा है। तो मैक्स अब जल्दी से रैग को एक अलमारी में छिपाकर खुद बाहर उन लोगों से बात करने गया। उसने बिना दरवाजा खोले ही पूछ लिया कि वे कितने लोग हैं और उन्हें चाहिए क्या। अब शुरू में तो बाहर से एक आदमी बोला कि उन्हें तो बस थोड़ा सा खाना ही चाहिए और वो दरवाजा खोल दे। लेकिन जब मैक्स ने ये कहकर कि उसके पास कोई खाना नहीं है और वो सेफ्टी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा, तो बाहर से एक दूसरी आवाज आई कि उन्होंने उसे पिछले ही हफ्ते पास वाले टाउन में एक बच्चे के साथ ढेर सारी मछलियों के साथ देखा था, तो उसके पास तो खाना होना ही चाहिए। अब ये सुनकर तो मैक्स समझ गया कि वे कोई रैंडम लोग नहीं बल्कि पिछले हफ्ते से टाउन से उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो जल्दी से अब रैग के पास जाकर अपने बनाए सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलने लगता है, जबकि बाहर से उन्हें उन लोगों के दरवाजा तोड़ने की आवाजें आ रही थी। और जब तक वे अंदर आ पाते तो अब तक तो मैक्स और रैग पीछे से ऑलरेडी बाहर निकल चुके थे। वे भागते हुए घर से थोड़ी दूर आकर अपने उन्हें 2 बैग्स को ले लेते हैं जिन्हें कि उन्होंने इमरजेंसी के लिए छुपाया था, और फिर वे जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी आगे चलने पर उन्हें एक खाली और अबेंडन चर्च दिखाई देता है, और अब चूंकि अंधेरा होने वाला था तो दोनों यहीं पर रुककर रात बिताने का फैसला करते हैं। हालांकि छोटी रैग बहुत गुस्से में थी कि वो घर उनके लिए कितना सही था। उनका बहुत सारा खाना और काम की चीजें तो जल्दबाजी में वहीं छूट गई। हालांकि मैक्स ने उसे याद दिलाया कि ये सब तो वे कई बार कर चुके हैं, अब के समय में कोई जगह सेफ नहीं बची, तो उन्हें हर बार अपने 2 बैग्स के साथ ही निकलना पड़ता है। मैक्स को तो अंदर ही अंदर ये भी चिंता थी कि उन लोगों ने बताया था कि उन्होंने उसे रैग के साथ टाउन में देखा था, तो कहीं उन्हें शक न हो गया हो कि रैग एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। सो मैक्स ने फैसला कर लिया कि वे दोनों और ज्यादा इस एरिया में नहीं रुक सकते। लोगों को उन पर शक होना शुरू हो चुका है, और अगर किसी को गलती से भी पता चल गया कि रैग एक लड़की है तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं उसे हथियाने के लिए। सो अब सुबह होने पर मैक्स ने बताया कि वे दोनों अब बर्फीले पहाड़ों में मौजूद उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर रहने चले जाएंगे। वो घर पिछले कई सालों से उसके ग्रैंड पेरेंट्स के मरने के बाद से खाली पड़ा है, तो अब वे वहीं बर्फीले पहाड़ों में सेटल हो जाएंगे। दोनों अब वहीं जाने के लिए निकल पड़े। लकीली मैक्स को रास्ते में एक टीनेजर गाड़ी के साथ नजर आ गया, और उसे यकीन होते ही कि वो खतरनाक नहीं होगा मैक्स ने उसे लिफ्ट ले ली। अब उस लड़के ने बताया कि वे लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ के आसपास खेती की जा सके, इसीलिए उसे तो कम से कम खाने की कोई कमी नहीं पड़ती। अब मैक्स भी उससे बातें करने लगा ताकि उस लड़के का ध्यान पीछे बैठी उसकी बेटी पर न जाए। लेकिन अब चूंकि रैग बड़ी हो रही है तो थोड़ी ही देर में उस लड़के को भी शक हो गया कि पीछे उसकी आवाज पतली होने के साथ साथ उसकी फिजिकल शेप भी काफी अलग है, यानी कि वो एक लड़की है। अब उसके ये कहते ही मैक्स ने रास्ते में गाड़ी रुकवा ली और उसने धमकी दी कि अगर वो वादा करे कि वो उसकी बेटी के बारे में और किसी को नहीं बताएगा तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। और अब उस लड़के के हाँ कहने पर मैक्स उसे वहीं छोड़कर उसकी गाड़ी खुद लेकर चला गया। हालांकि मैक्स को अब भी डर था कि कहीं वो लड़का उसकी बेटी और उसकी दिशा के बारे में किसी और को न बता दे, इसलिए वो अब गाड़ी को रास्ते में छोड़कर दोनों बर्फ के रास्ते चलते हुए अपने घर जाने लगते हैं। इससे उनके पैरों के निशान भी बर्फ गिरने से मिटते चले जाएंगे, और दोनों फाइनली कई घंटों के सफर के बाद मैक्स के ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंच ही गए। लेकिन अब यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ तो पहले से घर में 3 बूढ़े लोग टॉम, केल्विन और टैमी रहते हैं। अब मैक्स ने कहा कि ये उसके पेरेंट्स का घर है तो वे तीनों अभी से छोड़कर चले जाएं। लेकिन उन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि वे तो यहाँ पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, और अगर वे इस घर में ना होते और इस घर को मेंटेन न रखते तो अब तक तो ये घर कभी का ढह जाता। अब मैक्स समझ गया कि वो उन्हें भगा नहीं सकता, और खुद वो रैग के साथ इतनी ठंड में बाहर कहाँ जाए। सो उसने कुछ समय के लिए यहीं इसी घर में उनके साथ रहने का फैसला किया। वो यहाँ भी सीक्रेटली अपने प्लान के अनुसार अपने सप्लाईज के दोनों बैग्स को पास की ही शेड में छिपा देता है ताकि वे कभी भी भागने को तैयार रहें। वही उसने बाकी तीनों से झूठ भी बोला कि उसका बेटा रैग ऑटिस्टिक है, इसलिए कोई भी उसके पास जाकर उससे अकेले में बात न करे। और अब आने वाले कुछ ही दिनों में साथ रहने के बाद मैक्स को यकीन हो गया कि ये तीनों बूढ़े लोग उसके लिए कोई खतरा नहीं। वहीं उसकी बेटी रैग चूंकि अब तक अकेली रही थी और वे कभी एक जगह पर नहीं रुके, तो मैक्स को लगा कि उन्हें हमेशा के लिए यही रुक जाना चाहिए। और अगर कभी इन तीनों में से किसी ने रैग की सच्चाई जानकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो उनके बूढ़े होने की वजह से वो उनसे आराम से निपट सकेगा। लेकिन अब एक दिन टॉम ने मैक्स से अकेले में पूछा कि क्या सच में रैग उसी की बेटी है। अब ये सुनकर तो मैक्स भी हैरान हो गया और उसने कहा कि रैग उसकी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। लेकिन टॉम ने कहा कि उसे पता है रैग लड़का नहीं हो सकता, उसकी बॉडी शेप, उसकी पतली आवाज, उसमें कुछ भी लड़कों जैसा नहीं। टॉम उसे आगे भी कहता है कि वो डरे नहीं, वे रैग के साथ कुछ नहीं करेंगे। उसे तो बस यही जानना था कि जब 20 साल पहले फैली एक आपदा की वजह से सब औरतें मारी गई तो उसकी बेटी रैग अब तक कैसे जीवित है।
अब मैक्स टॉम को सब बताने लगा। वो अपनी फैमिली फोटो दिखाते हुए कहता है कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ भी उस आपदा के दौरान पूरे 3 साल तक सरवाइव कर गई थी और फिर उन्हें रैग पैदा हुई, इसलिए उसमें भी अपनी माँ के जीन्स होने की वजह से शायद से वो भी उस वायरस के खिलाफ इम्यून हो गई। तभी से मैक्स पिछले 17 सालों से अपनी बेटी को दुनिया से छिपाता फिर रहा है। लेकिन अब चूंकि रैग बड़ी होने लगी है तो पिछले कुछ समय से उसे देखते ही पता चलने लगा कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। अब सब कुछ जानने के बाद टॉम ने भरोसा दिया कि वो और किसी को रैग के बारे में नहीं बताएगा। उल्टा वो तो खुश है कि उन्हें मरने से पहले रैग के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अब इंसानी प्रजाति विलुप्त नहीं होगी। अब मैक्स को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उन्हें फिर से नहीं भागना पड़ेगा। हालांकि वो आने वाले कुछ दिन तक सतर्कता भी बरतता है। वो अक्सर अपने और रैग के दरवाजे को ब्लॉक कर देता ताकि उनके सोने के बाद कोई अंदर न घुस सके। लेकिन अब एक सुबह जब मैक्स की आंखें खुली ही थी तो उसने घर के सामने से कुछ लोगों को एक गाड़ी में उन्हीं के घर की ओर आते देखा। मैक्स जल्दी से बाहर जाकर केल्विन से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। लेकिन अब सरप्राइजिंगली केल्विन ने उसे देखते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैक्स समझ गया कि यानी कि केल्विन ने ही उन्हें यहाँ बुलाया होगा। उसने उन लोगों को रैग के बारे में बता दिया कि वो एक लड़की है और वे लोग अब रैग को उठाने आ गए। मैक्स अब जल्दी से रैग को नींद से उठाकर पहले ऊपर छत पर ले जाता है और फिर वो एक विंडो से रैग को सेफली नीचे भेजने लगा। जो सेफ्टी एग्जिट के लिए प्लान वो हर एक जगह जाकर बनाता ही था। उसने रैग से कहा कि अगर वो भी भागेगा तो वे लोग उनके पीछे आ जाएंगे, सो रैग अभी यहाँ से अकेली निकल जाए और वो तब तक यहीं रुककर इन लोगों को रोकेगा। हालांकि रैग अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, मगर फिर भी मैक्स ने अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उसे नीचे छोड़ ही दिया। तभी अब तक एक आदमी ऊपर ही आ चुका था, तो मैक्स जल्दी से उस पर अटैक कर उसी का हैमर लेकर उसे जान से मार देता है। फिर मैक्स जब सीढ़ियों से नीचे भी आने लगा तो उस पर एक और आदमी ने अटैक कर दिया। इस बार तो मैक्स को चोट भी आती है, मगर फिर भी उसने किसी तरह से उस आदमी को भी मार ही दिया। मैक्स अब नीचे जाकर देखता है कि यहाँ तो टॉम और लेनी दोनों मरे पड़े थे, यानी कि उसे सिर्फ केल्विन ने ही धोखा दिया था। टॉम और लेनी तो इन लोगों को रोकते हुए जान से मारे गए। अब मैक्स को लगा कि ये शायद से 2 ही अटैकर्स आए होंगे, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी बाहर से एक और अटैकर आकर मैक्स पर टूट पड़ा। इस दौरान मैक्स के हाथ से हथौड़ा भी गिर जाता है और घायल तो वो पहली वाली लड़ाइयों से ऑलरेडी ही था, तो अब वो उस आदमी से हारने लगता है। और जब वो आदमी मैक्स को मारने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर रैक्स एक गन के साथ अंदर आ गई और वो बिल्कुल आखिरी वक्त पर उस आदमी को शूट कर अपने पिता मैक्स को बचा ही लेती है। मैक्स जिसकी की हालत 3 लोगों से लड़ने के बाद बहुत खराब हो चुकी थी, वो रैक्स को गले लगा लेता है क्योंकि वो भी आखिरकार लड़ना सीख ही गई। अब रैग अपने पिता को जल्दी से पास की शेड में ले जाकर उसका इलाज करने लगती है। मैक्स समझ चुका था कि उसकी बेटी अब बड़ी हो रही है और वो इलाज के दौरान बेहोश हो गया। अब कुछ देर बाद जब उसे होश भी आता है तो उसके सारे घावों पर पट्टी लगी हुई थी, लेकिन उसे रैग कहीं दिखाई नहीं देती। अब मैक्स डर गया कि वो कहाँ गई। तभी उसने बाहर निकल कर देखा कि रैग तो दूर से उनके छुपाए हुए 2 बैग्स लेकर आ रही थी ताकि वे खाना खा सके। और आने वाले कई दिनों तक रैग ने अपने पिता को संभाला। वे फैसला कर लेते हैं कि अब चूंकि यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं है तो वे यहीं पर रुक जाएंगे। अब तो रैग भी बड़ी हो चुकी है, तो अगर कोई खतरा भी आया तो मैक्स अकेला नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों को फाइनली उनकी सेफ जगह मिल ही गई। अब पूरी दुनिया में 2 दशक पहले वो कौन सी घटना घटी थी जिससे कि पूरी दुनिया बर्बाद होते हुए इतनी बदल गई। अब कहानी यहाँ से 20 साल पास्ट में जाती है जब इस आपदा की शुरुआत हुई थी। दरअसल पृथ्वी के ऑर्बिट से एक मिस्टीरियस मीटोराइट गुजरा जिससे कुछ अजीब से राख के कण पृथ्वी के वातावरण में गिरने लगे और उन्हीं की वजह से दुनिया के बहुत सारे लोग मारे जाने लगे। वहीं सबसे अजीब बात, इन मरने वालों में ज्यादातर संख्याएं औरतों की थी। अब शुरू में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश भी की, मगर कभी कोई कामयाब नहीं हो सका। और गुजरते वक्त के साथ औरतें धीरे धीरे दुनिया से कम होते हुए इतनी कम रह गई कि समय के साथ बच्चे पैदा ही होने बंद हो गए, क्योंकि औरतों के न होने से न इंसान बच्चे पैदा कर सकते थे और न ही अपनी आबादी बढ़ा सकते थे। यानी कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये पीढ़ी इंसानी इतिहास की आखिरी पीढ़ी बनकर रह जाएगी। अब इसी से बचने के लिए बची कुछ औरतों को सरकार ने अपने कंट्रोल में लेने का फैसला किया, जिसके लिए अगर कोई भी आदमी अपनी औरत को सरकार को सौंपता तो उसे इसके बदले में बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते। लेकिन समय के साथ लोगों को पता चलता गया कि सरकार अपने पास लाई औरतों पर काफी खतरनाक और डेंजरस एक्सपेरिमेंट करती है। वे उनसे अमानवीय ढंग से बच्चे पैदा करवाने की कोशिश करते। अब यहाँ से हमें विल दिखाया जाता है जिसने कि अपने पूरे अपार्टमेंट को क्वारंटाइन कर रखा था। दरअसल उसने ऐसा अपनी गर्लफ्रेंड ईवा को बाकी लोगों की नजरों से और उस मिस्टीरियस वायरस से बचाने के लिए किया था। विल ने ईवा को बचाने के लिए पिछले 1 साल से उसे घर में ही बंद कर रखा है ताकि बाहर का कोई भी इंसान उसे देख ना सके। ईवा तो खुद से फोन तक इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना तो उसे गवर्नमेंट ट्रेस कर लेगी। वहीं अगर कोई उनके घर में भी आता है तो विल ने ईवा की छिपने के लिए अपने बेड के नीचे जगह बना दी। लेकिन अब पूरे 1 साल तक इन बंदिशों में रहने के बाद ईवा को घुटन महसूस होने लगी है।
क्योंकि वो इस अंधेरे घर में इतने दिनों तक रहकर थक चुकी थी। अब तो दोनों में इसी बात को लेकर अक्सर लड़ाई भी होती रहती। तो अब जब ईवा को इस घर के अंदर बंद हुए पूरे 400 दिन बीत चुके हैं तो वो पूरी तरह से टूट गई और उसने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि वो आज बाहर जरूर से जाएगी, चाहे फिर वो उस वायरस से मर ही क्यों न जाए। ईवा वहीं मौजूद एक सेफ्टी सूट पहनकर ऊपर अपार्टमेंट की छत पर जाने लगती है, जबकि विलियम ने भी उसे ऊपर जाते हुए नोटिस कर लिया और वो उसे रोकने भी भागता है। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और ईवा ने फाइनली छत पर पहुंचकर अपना सूट निकाल ही दिया। वो आज अपनी मर्जी से उस एलियन एशेज के कांटेक्ट में आ जाती है। अब ईवा को इसका कोई मलाल नहीं, उसे तो सिर्फ सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि वो आज पूरे 400 दिन के बाद बाहर की दुनिया बिना किसी बंदिशों के देख पा रही है। अब विल बड़ी गुजारिशों के बाद उसे वापस से अंदर लाता है। यहाँ ईवा उस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो गई हो, इसके लिए वो सैनिटाइजर से नहाने लगी, जबकि विल तो बाहर बुरी तरह से रोए जा रहा था। उसे पता था कि ईवा ने बाहर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ईवा के उस वायरस इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए वो खुद का टेस्ट लेती है और दोनों बड़े नर्वसली उसके रिजल्ट का इंतजार करने लगे कि तभी उन्होंने ध्यान दिया कि उनके अपार्टमेंट के बाहर काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं। विल अब जल्दी से फिर ईवा को बेड के नीचे छुपाकर पुलिस को घर के अंदर आने देता है। वे सभी बिना कोई बात किए विल के पूरे अपार्टमेंट की चेकिंग करने लगते हैं कि कहीं उसने किसी लड़की को अंदर न छुपा रखा हो। वे विल से उसकी आईडी भी पूछने लगे और विल ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये अपार्टमेंट ईवा और उसकी दोस्त सैंडी के नाम पर है, जो कि उस वायरस के फैलते ही मारी गई थी। विल ने उन्हें झूठ बोल दिया कि वो असल में सैंडी का बॉयफ्रेंड है, जिसकी मौत के बाद उसकी दोस्त ईवा अपने पेरेंट्स के पास रहने चली गई और तब से वो खुद यहाँ अकेला ही रह रहा है। अब कुछ देर बाद जब पुलिस को भरोसा हो गया कि घर में कोई लड़की नहीं है तो वे वापस लौटने लगे। लेकिन तभी उनमें से एक ऑफिसर विल से अकेले में कहता है कि उसे पता है विल ने यहाँ अंदर किसी एक लड़की को छुपा रखा है, क्योंकि उसने उस वायरस की टेस्ट किट देख ली थी, जिसे कि वे जल्दबाजी में छुपाना भूल गए। ऑफिसर ने आगे रिवील किया कि उसने बाकी पुलिस को इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, यानी कि जो भी लड़की यहाँ छुपी हुई है वो जल्द ही मरने वाली है। तो ऑफिसर ने कहा कि उसे आखिरी थोड़ा बहुत वक्त उस लड़की के साथ अच्छे से बिताना चाहिए। अब ये जानकर तो विल पूरी तरह से टूट गया, लेकिन ईवा ने कहा कि अब चूंकि वो ऑलरेडी मरने वाली है तो क्यों ना वे उसके मरने से पहले बाहर कहीं घूमने निकल जाएं। और उसका हमेशा से सपना रहा था कि वो जंगल वाले एक सीक्रेट वाटरफॉल को देखने जाए, जहाँ पर कभी वो बचपन में गई थी और उसके बाद जा नहीं पाई। अब विल को पता था कि ईवा को छत पर जरूर से आसपास के नेबर्स ने देख लिया होगा, इसलिए उनके घर पर पुलिस आई। लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं, ईवा को तो वैसे भी मरना है। तो विल ने आखिरकार उसकी बात मान ही ली। दोनों अपना अपना सामान पैक कर बाहर निकलकर उसी जंगल वाले सीक्रेट वाटरफॉल तक जाने का फैसला करते हैं। वही ईवा ने यहाँ एक आदमी के कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे बाहर पहचान न सके। अब दोनों काफी दूर आने के बाद एक स्टोर से शॉपिंग करने रुकते हैं ताकि जंगल में जाने से पहले सारी काम की चीजें ले सकें। ईवा ने यहाँ नोटिस भी किया कि अब औरतों की सारी ही चीजें फ्री हो चुकी हैं, क्योंकि अब उन्हें इस्तेमाल करने वाली कोई औरत तो जिंदा ही नहीं बची। ईवा उन्हें कलेक्ट करने लगती है और उसे सामान लेता देख अब स्टोर का ओनर जान ही गया कि ये तो एक लड़की है। उसने आज कई सालों के बाद कोई लड़की देखी थी, तो वो उसे देख बौखला जाता है। विल अब जल्दी से गन पॉइंट कर उसे चुप रहने का कहकर वहाँ से ईवा के साथ सामान लेकर निकल गया और दोनों यहाँ से अपने सफर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी बीच जंगल की ओर जाते हुए उन्हें अपना पुराना समय याद आता है जब कभी दुनिया नॉर्मल हुआ करती थी। विल कई सालों की डेटिंग के बाद ईवा के घर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन तभी हर ओर से खबरें आने लगी कि कोई अजीबोगरीब मीटियोराइट पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। हालांकि शुरू में हर किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पृथ्वी के वातावरण में वही राख बरसने लगी। इससे सभी हैरान थे क्योंकि वे ऐसा कुछ पहली बार देख रहे थे। और तभी बाहर से ईवा की दोस्त सैंडी अंदर आई, जो कि उसी राख में सनी हुई थी, और वो अंदर आते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अब प्रेजेंट में विल और ईवा रात को रुकने के लिए एक मोटल में जाते हैं। यहाँ उन्होंने देखा कि अब कैसे बहुत सारे लोग पैसों के लिए बची कुची औरतों को ढूंढ ढूंढ कर सरकार के हवाले करते हैं। तो विल और ईवा अब छुपते छुपाते अपने रूम में रात बिताते हैं। और जब अगली सुबह दोनों शहर से बाहर निकल ही रहे थे कि उसे एक अरसा हो गया है किसी रेस्टोरेंट में जाकर नॉर्मली खाना खाए हुए। विल ने हालांकि उसे मनाने की कोशिश भी की कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन ईवा नहीं मानती। तो विल थक हार कर उसे पास के एक रेस्टोरेंट में ले गया। यहाँ टीवी में न्यूज आ रही थी कि वैज्ञानिक अब औरतों के न होने से आर्टिफिशियल भ्रूण बनाकर बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका ये एक्सपेरिमेंट भी अभी कामयाब होता नहीं दिख रहा। सो दुनिया भर की सरकारों ने अब किसी भी जिंदा लड़की को सरकार के हवाले करने का इनाम 10 गुना बढ़ाकर अब पूरे $2 मिलियन कर दिया है, यानी कि अपने करीब 1.5 करोड़ इंडियन रुपए। टीवी में इसी खबर को देखकर रेस्टोरेंट में मौजूद सारे ही लोग किसी जिंदा लड़की को ढूंढकर अपनी किस्मत बदलने की बातें करने लगते हैं। वहीं विल ने ध्यान दिया कि अब बीमार होने की वजह से ईवा के कानों से खून निकलने लगा है। तो
कोई कहीं उसे देख न ले। विल जल्दी से उसे बाहर निकाल लाता है। अब ईवा के ऊपर उस वायरस का पहला असर ऑलरेडी दिख चुका था, यानी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। दोनों बहुत दुखी हुए, मगर ईवा के आखिरी दिन अच्छे से बीते। इसके लिए वे फाइनली जंगल में मौजूद उसी सीक्रेट वाटरफॉल तक जाने लगते हैं। अब विल ईवा के लिए बहुत दुखी था, तो वहीं ईवा इससे उलट अपना आखिरी समय अच्छे से खुश रहकर बिताना चाहती है। दोनों फिर से पहले वाले उसी दिन को याद करने लगे जब सैंडी के बेहोश होने के बाद वे दोनों जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। तभी उन्होंने आसपास नोटिस किया कि पूरे हॉस्पिटल में बहुत सारी औरतें उसी राख के गिरने से अब बीमार होकर मर रही हैं। हालांकि मरने वालों में मर्द भी शामिल थे, मगर उनकी संख्या औरतों के मुकाबले बहुत कम है। तो ईवा की जान बचाने के लिए विल ने हॉस्पिटल से ही 2 सेफ्टी सूट चुरा लिए और दोनों वहाँ से छुपते छुपाते वापस से अपने घर लौट आते हैं। यहाँ से उन्होंने ईवा के पिता महेश को फोन किया, जो कि इंडिया में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि उनके वहाँ भी आसपास इसी वायरस की वजह से काफी सारी औरतें मारी जा रही हैं। इंडिया के भी हालात बाकी देशों जैसे ही हैं। तो उनके अनुसार अभी के लिए दोनों को घर के अंदर ही क्वारंटाइन हो जाना चाहिए और वे अभी बाहर ना निकले। जिसके बाद विल ने सब कुछ सील करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसे ईवा की सेफ्टी के लिए खुद भी उसे दूर रहना होगा। उसे डर था कि कहीं ये वायरस उसके थ्रू होकर ईवा तक न पहुंच जाए। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगा, लेकिन कई महीने बीतने के बावजूद कोई भी वैज्ञानिक इस वायरस का एंटीडोट नहीं ढूंढ सका। वहीं पूरी दुनिया भर में लोग लगातार मरते जा रहे थे और उनमें भी ज्यादातर महिलाएं ही थी। फिर दोनों ने सोचा कि क्यों ना ईवा गवर्नमेंट के सेफ हाउस में चली जाए, मगर वे जल्दी जान गए कि वहाँ लड़कियों पर काफी दर्द भरे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और वहीं से विल ने ईवा को बचाने के लिए अपने घर में छुपा लिया। उसने ईवा को अपना फोन तक इस्तेमाल करने से रोक दिया कि कहीं गवर्नमेंट ईवा को ट्रेस न कर ले, जिससे कि समय के साथ ईवा टूटती चली गई। अब वो बाहर जाना तो दूर, बाहर किसी से बात तक नहीं कर सकती। अब प्रेजेंट में दोनों जंगल में काफी दूर चलने के बाद एक जगह पर कैंप लगाकर सोने लगते हैं। हालांकि विल तो जैसे यहाँ था ही नहीं, उसे पता था कि वो ईवा को खोने जा रहा है। तभी ईवा ने उसे कुछ वक्त फ्री होकर जीने को कहा कि वो अपने आखिरी समय में विल को ऐसे दुखी नहीं देख सकती, और विल ने प्रॉमिस किया कि वो अब से उसके साथ अच्छे से रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर उसी रेस्टोरेंट से वहीं बाप बेटे की जोड़ी आर्थर और केसी दिखाए जाते हैं, जिनको रेस्टोरेंट में ईवा पर शक हो गया था और वे दोनों अब 2 मिलियन का रिवॉर्ड पाने के लिए ईवा को पकड़ने एक गन लेकर जंगल में आ गए। तो वही जंगल में ईवा और विल फिर से कैंप लगाकर एक साथ इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद ईवा को दौरे आने लगे, क्योंकि अब उसमें लगातार वायरस का असर बढ़ते ही जा रहा था। ईवा को इसे ढंग से नींद भी नहीं आती, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर पास में ही घूमने निकल गई। लेकिन अब पीछे से दोनों बाप बेटे आकर विल को बंधक बना लेते हैं। वे पूछने लगे कि उसके साथ जो लड़की आई थी वो कहाँ है। वही ईवा ने तो उन्हें दूर से देख लिया और वो जल्दी से वहाँ से दूर जंगल के और अंदर भागने लगती है, जिस बीच आर्थर उसका पीछा भी करता है, मगर ईवा उसके हाथ नहीं आती। तो यहाँ से दोनों बाप बेटा मिलकर विल को बांधकर ईवा का इंतजार करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि ईवा विल को छुड़ाने जरूर से आएगी। उन्हें इंतजार करते हुए पूरा दिन बीत गया और फिर से रात हो गई। जहाँ अब केसी बाहर विल की निगरानी में था, तो वहीं उसका पिता आर्थर अंदर टेंट में जाकर सो गया। तो वहीं ईवा भी अब तक विल को बचाने का प्लान बनाकर आ चुकी थी। वो अब बिना कपड़ों के ही केसी के पास आने लगती है। केसी जो कि एक टीनेजर था, उसने आज तक भी कभी किसी लड़की को नहीं देखा, तो वो अब ईवा को बिना कपड़ों के देख बहक जाता है और इसी का फायदा उठाकर ईवा उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। यहाँ से उसने जल्दी से विल को छुड़ाया और फिर विल गन लेकर टेंट में जाकर सो रहे आर्थर को गोली मार देता है। दोनों अब सुबह होने पर जंगल में आगे बढ़ गए और वे फाइनली इतने दिनों के बाद उस सीक्रेट वाटरफॉल तक पहुँच ही जाते हैं, जहाँ तक कि आने का सपना ईवा ने शुरू में देखा था। वो बहुत खुश थी कि वो अपना बचा हुआ समय यहाँ नेचर के बीच विल के साथ बिता पाएगी। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो पोस्ट अपोलिक्स की ये 2 कहानियाँ आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नई सीरीज के लिए। थैंक यू।